अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जैसे घोटालों की बाढ़ सी आ गई है। भोपाल की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में एफडीआर घोटाले की आग शांत भी नहीं हुई थी कि अब प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में भी घोटाले का धुआं उठने लगा है। यहां भी करोड़ों का एफडीआर घोटाला हुआ। कैसे हुआ घोटाला और कैसे हुआ ये खुलासा, विस्तार से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2017 में 120 करोड़ रुपए एक बैंक में एफडी के तौर पर कॉलेज ने जमा कराए और कॉलेज ने ये कहा कि ये 24 महीने में इसे रिन्यू कराया जाए, और जब रिन्यू की तारीख थी उसके बाद भी रिन्यू नहीं कराया गया। इससे बैंक को फायदा पहुंचा और विश्वविद्यालय को नुकसान हुआ। और इस पूरे नुकसान के मामले में 3 लोग जिम्मेदार हैं, जिनके पास पूरी जिम्मेदारी थी कि मैच्योर होने के बाद एफडी को फिर से रिन्यू कराया जाए, जिसमें कुलपति, रजिस्ट्रार और वित्त कंट्रोलर शामिल थे, जिन्होंने अनदेखी करते हुए 120 करोड़ की एफडी को रिन्यू नहीं कराया और इससे करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान विश्वविद्यालय को उठाना पड़ा। जी हां, प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर इन दिनों एक घोटालों की वजह से सुर्खियों में है। भोपाल के आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में हुए एफडीआर घोटाले के दाग धुले भी नहीं थे कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी चर्चाओं में आ गई। यूनिवर्सिटी में करीब 120 करोड़ रुपए की एफडी में घोटाला हुआ है। 120 करोड़ की एफडी बैंक में पड़ी रही, लेकिन जिम्मेदारों ने ब्याज की चिंता नहीं की और यूनिवर्सिटी को साल दर साल करोड़ों का चूना लगता रहा। आरोप है कि तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर ने बैंक में जमा 120 करोड़ रुपए की एफडी को मैच्योर होने के बाद भी रिन्यू नहीं कराया। अब पूरी तसल्ली के साथ ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरी गड़बड़ी कैसे हुई। साल 2017 में बैंक में जमा की गई थी 120 करोड़ रुपए की एफडी पर हर साल 7 से 8% ब्याज यूनिवर्सिटी को मिला। 24 महीने के अंदर एफडी मैच्योर हो गई। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने एफडी रिन्यू नहीं कराई। 7 से 8% ब्याज में ही कई साल तक एफडी बैंक में जमा रही। समय पर एफडी रिन्यू कराई जाती तो और भी ज्यादा ब्याज मिलता। कुलपति, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर पर गड़बड़ी का आरोप है। इस घोटाले का खुलासा कार्य परिषद की बैठक में हुआ और ऑडिट में पूरी जानकारी परत दर परत सामने आ गई। मामले में अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हो गई है। मामला जब बाहर आया तो हड़कंप मच गया और सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश फाइनेंस विभाग को दे दिए। लोगों ने इसकी शिकायत की, इस तरह की बात की, तुरंत उसको गंभीरता से लेते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें एक पूर्व कुलपति महोदय हैं, प्रोफेसर महोदय हैं। ये समिति अपनी जांच गंभीरता से कर रही है। उसकी 4-5 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है माननीय राजभवन को, माननीय राज्यपाल महोदय को वो रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। जांच शुरू हो गई। उम्मीद है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कार्रवाई से भी इनकार नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर वो सिस्टम कब डेवलप होगा, जब गड़बड़ी के दौरान ही उनको पकड़ लिया जाए, क्योंकि यहाँ घोटाले करने वाला कोई और नहीं होता, बल्कि वही होता है जिनके कंधों पर यूनिवर्सिटी को चलाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन लालच और लापरवाही में वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और नतीजा ऐसे घोटालों के रूप में सामने आता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। आज ये कहावत आपको हम दिखाते भी हैं। हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ में रेलवे के सबसे बड़े केंद्रीय अस्पताल। अस्पताल बेशक बड़ा है, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर सिर्फ सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां ही ठीक हो रही हैं और मरीज यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हैं। ये है छत्तीसगढ़ में रेलवे का सबसे बड़ा केंद्रीय अस्पताल। कहने को ये सबसे बड़ा केंद्रीय अस्पताल है, लेकिन ये सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों के लिए ही रह गया है। यहाँ सिर्फ सर्दी, जुकाम और पथरी जैसी बीमारियों का ही इलाज मिल रहा है। कुछ गंभीर हुआ तो दूसरे निजी अस्पतालों में रेफर करने में देर नहीं की जाती, जबकि इस अस्पताल पर नागपुर, रायपुर और बिलासपुर जोन के रेलवे कर्मचारियों की सेहत का जिम्मा है। अभी लाइन में लगी हुई है, अब थोड़ी देर से डॉक्टर के पास में जाएगी। मतलब जल्दी से बताने जैसा नहीं करते और बोलते हैं मोबाइल से निकालो आपका पर्ची। इनका जो दवाई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
ठीक है, या कुछ टेस्ट भी है तो बाहर जाना पड़ता है, और कोई फॉर्म भी भरते हैं तो घंटों इधर से उधर पब्लिक चक्कर काट रहा है साइन करवाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक परेशान रहती है। तो रेलवे में नौकरी करने के बाद भी हम बाहर जा रहे हैं टेस्ट करवाने, जाने समय छोड़ देता है गाड़ी में, आने समय तू बोलता अपने से बोलता है। जैसे समय पर व्हील चेयर नहीं मिल पाता है, यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत देर तक व्हील चेयर किसी मांगते रहा, लेकिन कोई दे नहीं पाया था। और डॉक्टर लोग भी आए, क्या हुआ देखे, दवाई दिए, इसे ठीक है जाइए। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों की तकलीफें यहाँ की व्यवस्थाएं और बढ़ा देती हैं। अब कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालें तो इस अस्पताल की सेहत को समझने में आसानी होगी। 2 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों के इलाज का जिम्मा। कर्मचारियों के साथ उनके परिजन भी इलाज कराने आते हैं। अस्पताल में सिटी स्कैन और MIR की सुविधा नहीं है। जांचों के लिए 10 से 20 किलोमीटर दूर जाते हैं मरीज। सर्दी, जुकाम और पथरी तक सीमित हुआ यहाँ इलाज। ज्यादातर मरीजों को निजी अस्पताल रेफर किया जाता है। पिछले 12 साल में 21,000 मरीजों को रेफर किया गया। निजी अस्पतालों को करीब 211 करोड़ का भुगतान किया गया। स्ट्रेचर और व्हील चेयर के लिए भी भटकते हैं मरीज। पर्चा बनवाने में भी मरीजों को भटकना पड़ता है। रेलवे का केंद्रीय अस्पताल अव्यवस्थाओं का केंद्र बन चुका है। जिम्मेदार अनजान होंगे ये भी मुमकिन नहीं है। विस्तार न्यूज ने जब अधिकारियों से बात की तो हर बार की तरह वही जवाब मिला कि जल्द व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। इतना बड़ा ब्लड बैंक हमारा है वो और किसी के पास नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा मैं अमूमन देखा हूँ, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, सिम्स में या मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में और रेलवे हॉस्पिटल में जाइए, जो साफ़ सफाई का स्तर मिलेगा वो बहुत अच्छा है। और आप लोग जो भी मुद्दा संज्ञान में लाते हैं उस पर भी हम जितनी फौरी तौर पर कार्रवाई करते हैं, आपको और किसी संगठन में ऐसी तुरंत कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। तो हम इसको फ्यूचर में और बेहतर बनाएंगे। जिम्मेदार भी कमियों को स्वीकारते नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कमियां वाकई हैं या फिर पैदा की गई हैं, क्योंकि जिस तरफ से मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने का आंकड़ा सामने आया वो सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए तो ये खेल नहीं खेला जा रहा और इस खेल का शिकार यहाँ इलाज कराने वाले मरीज होते हैं। कुल मिलाकर के यह अस्पताल रेफरल सेंटर बन गया है और सिर्फ यहाँ सर्दी जुकाम जैसे इलाज होते हैं। इसके अलावा जो है छोटी मोटी पथरी की सर्जरी कर दी जाती है। और दावे इस बात को लेकर कि रेलवे जोन जिसमें रायपुर जैसे न्यायधानी राजधानी और नागपुर जैसे मंडल जो है शामिल हैं, इसके बावजूद यह सवाल उठना कि आखिर यहाँ रेलवे के 2.25 लाख कर्मचारियों को ठीक तरह से इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। सोचिए अगर आपको लगातार प्रदूषित पानी पीना पड़े तो क्या होगा, ये सोचकर ही आप शहर उठे होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में लोग लगातार गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और ये पानी भी आसानी से नहीं मिलता। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम किसी अंदरूनी इलाके की नहीं बल्कि चिरमिरी नगर निगम की बात कर रहे हैं। रूह कपा देने वाली कहानी, लोग पी रहे नाले का गंदा पानी। ये वो पानी है जो लोगों की प्यास बुझा रहा है। पानी की रंगत बता रही है कि वो कहां से आया होगा। जी हां, ये पानी एक गंदे नाले का है जो रिसकर इस गड्ढे में जमा हो रहा है। पत्ते सड़ रहे हैं, कीट पतंगे भी तैर रहे हैं, लेकिन मजबूरी समझिए आप कि इसे लेने के लिए महिलाएं दूर दूर से पहुंच रही हैं, क्योंकि जिंदा रहना है तो गंदा ही सही, लेकिन पानी तो चाहिए ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी है ये कितना प्रदूषित पानी है जिसे यहाँ के वार्डवासी पी रहे हैं। आपको और भी हम विस्तार में दिखाएंगे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पानी पीने के लिए कहना पड़ रहा है कि ये प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है। यहीं एक महिला है जो अभी पानी भरने लोग आए हुए हैं। इतना प्रदूषित पानी है जिसको पीकर अनेकों बीमारियां से ग्रसित परिवार हो जाता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन
वो है कि जो इस ओर ध्यान देता नहीं है। यहाँ के पार्षद भी हैं और यहाँ के महापौर भी हैं और यहाँ के जो आयुक्त हैं, उनको इतना समय नहीं कि इस गंदे पानी का एक गिलास पानी अगर वो स्वयं देख लेंगे तो उनकी अंतरात्मा कांप जाएगी। हम सीधे बात करते हैं, यहाँ पर पेयजल की कैसे संकट है बताइएगा। पानी के लिए तो भाई बहुत तड़प रहे हैं, गांदा गांदा पानी पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चा जर खांसी जो सर्दी में एकदम तड़प रहे हैं। हम लोग झरिया में पानी लेने जाते हैं, डोकरा डोकरी पानी भर पी के नहीं पी पाते हैं। तो नगर निगम आप लोगों को पानी देता है? नहीं, नगर निगम में कई बार एप्लीकेशन डाल चुके हैं तभी पानी नहीं देते हैं। न पार्षद भी नहीं सुनते हैं, न पार्षद एक दिन आए के कुआं में इंतजार नहीं करते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे आपकी ये तस्वीरें शहर से कोसों दूर किसी ग्रामीण अंचल की नहीं है, बल्कि चिरमिरी नगरपालिका की हैं, जहां पानी की गंगा बहाने के दावे हैं, लेकिन हकीकत नाले के गंदे पानी की तरह है। सबसे ज्यादा खराब हालत वार्ड क्रमांक 8 की है। हालात ये हैं कि लोग इस गंदे पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं और कई लड़के तो इस पानी की समस्या के चलते बगैर शादी के ही घूम रहे हैं। यहाँ का पानी का बहुत दूरी है और ये पलथा जाम में ना ये कहा कहते हैं आंगनबाड़ी भी नहीं है, ना स्कूल भी नहीं है और लड़का भी 27 साल का मेरा लड़का भी हो गया, उसका शादी भी नहीं हुआ है। अच्छा, शादी क्यों नहीं हो रहा? ये पानी का तकलीफ से शादी नहीं हो रहा है। ये नगर निगम की एक अलग कहानी है। चिरमिरी जो कि एमसीबी जिले में आती है, यहाँ एक चाची हैं, इनके बेटे का शादी इसलिए नहीं हो रहा है कि लड़की वाले जब आते हैं तो कहते हैं यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि आपके बेटे का 27 साल उम्र हो गया, शादी नहीं हो रहा। यही कारण है। पानी चलते पानी का जलते शादी नहीं दे रहे हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? कहते हैं हम लोग नहीं देंगे, मेरा लड़की नहीं पानी भर पाएगा। पानी जिंदगी देता है, लेकिन जब ये दूषित होता है तो जिंदगी को खत्म करने वाला भी बन जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा पानी जानलेवा हो सकता है। पेट से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों में डायरिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। उल्टी दस्त की शिकायत आम बात है। हैजा जैसी बीमारी ले सकती है जान। टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारों को सचेत करना है। विस्तार न्यूज ने जब मामला उठाया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि चिरमिरी में पेयजल को लेकर बड़े बड़े दावे और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च कर पानी की पाइपलाइन भी बिछाई गई, जिसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे कि नगर पालिका निगम चिरमिरी में करोड़ों रुपए का पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन आज तक उसमें जनताओं के लिए पानी नहीं पहुंच पाया। मैं यह कहूंगा कि इतने लंबी रकम खर्चा करके उसका कमीशन भी मोटे रकम का ले गए हैं। मैं यह कहूंगा कि नगर पालिका निगम चिरमिरी का यह विडंबना है कि करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी आज लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर है। नगर निगम चिरमिरी का पलथा जाम हुआ और ये 1 नंबर वार्ड में वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। अरे चिरमिरी में पूरा पेयजल की दिक्कत है। हर वार्ड में वो जो पाइपलाइन बिछा दिया गया, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी इनके पास। हमने अधिकारियों से बात की, लेकिन वो कैमरे के सामने बोलने से बचते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि क्या इसी तरह वो अपनी जिम्मेदारियों से भी बच रहे हैं? कहां हैं वो जनप्रतिनिधि जो चिरमिरी में खुद के भागीरथी होने का दंभ भरते हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि भागीरथ के राज में लोग गंगा का नहीं बल्कि नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जो उन्हें धीरे धीरे गंभीर बीमारी की ओर धकेलता जा रहा है? यहाँ पर अनेकों समस्याएं रहती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। विस्तार न्यूज पे हम ये ऐसी समस्याओं को दिखा रहे हैं ताकि शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर संज्ञान ले सकें और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जो ये कह सकते हैं प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि यहाँ इनको शुद्ध पेयजल मुहैया हो सके। एमसीबी जिला के लिए विस्तार न्यूज से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। रीवा की कृषि उपज मंडी इन्होंने अवैध वसूली का अड्डा बन चुकी है। अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है। व्यापारी बगैर किसी रसीद के किसानों से वसूली कर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदार कब किसानों की सुध लेंगे या फिर किसान ऐसे ही दलालों, बिचौलियों का शिकार होते रहेंगे। व्यापारियों को वसूली की खुली छूट, किसानों से हो रही दिन दहाड़े लूट।
मेहनत से उगाई गई फल और सब्जियां किसान मंडियों में लेकर आता है और आशा करता है कि उसे अपनी सब्जियों और फल के सही दाम मिलेंगे। लेकिन मंडियों में होता क्या है? मंडियों में होती है किसानों से अवैध वसूली, जिसकी ना तो उसको रसीद मिलती है और ना ही कोई प्रूफ मिलता है। लेकिन किसान करे भी तो क्या करे, उसे अपनी फल और सब्जियां बेचनी भी तो है। जी हाँ, रीवा की कृषि उपज मंडी इन दिनों अवैध वसूली का अड्डा बनी हुई है। अवैध वसूली बीएसई की पूरी दमदारी से बोलती है एक गाड़ी अगर सौदा आया है तो आप पे 200 रुपए का रसीद बनेगा। लुट रहा है बेचारा किसान, वो किसान जो भीषण गर्मी में मेहनत कर फल और सब्जियों की पैदावार कर रहा है। तेज धूप के बीच अपना माल लेकर मंडी पहुंचता है ताकि उसे 2 पैसे बच सके, लेकिन वो यहाँ शिकार होता है मंडी टैक्स के नाम पर हो रही अवैध वसूली का। 200 रुपये एक ट्राली को लेते हैं हर किसान से। किस चीज़ का लिया जाता है? तरबूज के। कहते हैं कि किसान को जो यहाँ ले आते हैं तो 200 रुपया कटेगा। रसीद वगैरह मिलती है? कमीशन अलग लेते हैं और 200 रुपये टैक्स ट्रैक्टर का लेते हैं अलग से। रसीद कुछ नहीं देते। ये सभी किसानों से लेते। मंडी कर्मचारी तो यही बोले हमसे भी कि हम भैया हम किसानों से नहीं लेते, लेकिन व्यापारी बोल रहे हैं कि हमसे मंडी कर्मचारी लेते हैं तो हम किसानों से लेंगे, रसीद नहीं देते। तो सुना आपने कैसे किसानों को लूटा जाता है। हर गाड़ी पर 200 रुपए जबरदस्ती वसूले जाते हैं और ये काम कर रहे हैं व्यापारी। ना तो किसानों को कोई रसीद दी जाती है और ना ही ऐसा दस्तावेज जो बता सके कि ये रुपए किस मद में जा रहे हैं। अब व्यापारी को भी सुन लेते हैं। व्यापारी किसानों से वसूली की बात तो खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मंडी समिति हमसे पैसा लेती है और ये पैसा वो किसानों से ले रहे हैं। भाई किस वजह मंडी वाले हम नहीं करते कि हम जाके भाई किसानों से नहीं लेंगे तो हम नहीं काटेंगे। उन्हीं ने हमसे कहा कि 200 रुपये गाड़ी काटिए। कौन? जो लेने आते हैं किस वजह मंडी में है, कर्मचारी हैं सब। यानी मंडी और व्यापारियों के बीच की साठगांठ में किसान पिस रहा है। मंडी में अवैध वसूली का खेल दिन दहाड़े और सरेआम चल रहा था, लेकिन जिम्मेदारों को खबर भी नहीं थी या फिर शायद जानकर अनजान बने थे। विस्तार न्यूज ने मामला उठाया तो जिम्मेदार सक्रिय हुए और कैमरे के सामने किसानों से किसी भी तरह की वसूली नहीं करने की बात कर रहे हैं। कोई किसान से 1 रुपए का टैक्स नहीं लेगा, ना टैक्स के नाम पे ना कोई आढ़त के नाम पे। किसानों से जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं हमारा उनसे टैक्स लेने का हुआ है। व्यापारी से लेते हैं। हाँ, किसान नहीं देते, किसान से नहीं लगता। नहीं। मामला उठा तो दूर तलक पहुंचने में भी देर नहीं हुई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एसडीएम को जांच के निर्देश दिए और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। मंडी के प्रशासक इस समय एसडीएम हुजूर है, तो उनको आज ये जांच भी सौंपी गई है कि वो जाकर के वहाँ जांच भी करेंगी कि यदि कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि किसी भी किसान से अनाधिकृत रूप से कोई भी वसूली की गई है, तो ऐसी दशा में जिसने वसूली की है उन लोगों के खिलाफ हम लोग एफआईआर की कार्रवाई करेंगे और आगे से कभी भी किसानों को मंडी में किसी प्रकार की इस तरीके की वसूली या व्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसके संबंध में निर्देश दिए गए। ये मामला जितना छोटा दिखाई देता है, दरअसल उतना छोटा नहीं है। मंडी में रोजाना सैकड़ों किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर किसानों से लूट हो रही है और इस बात से इनकार करना भी मुश्किल होगा कि ये पूरा खेल मंडी प्रशासन की मिलीभगत के बगैर हो रहा होगा, क्योंकि जिम्मेदारों के बगैर दिन दहाड़े किसानों से मंडी टैक्स के नाम पर लूट करना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि अधिकारी कैसे किसानों को इस अवैध वसूली की जाल से बाहर निकालेंगे और कब किसान अपनी मेहनत का पूरा दाम लेकर लौटेंगे। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर जंग लड़ी जा रही है। सरकार हर स्तर पर कुपोषण को दूर करने में जुटी है। कई योजनाएं बनाई गई हैं, कुछ लगातार चल रही हैं, लेकिन जमीन पर अधिकतर योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। गुना की कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे, आंगनवाड़ी केंद्र की हालत बताएंगे और आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कुपोषण से जंग कैसे जीतेंगे। ये तैयारियां हैं कुपोषण के खिलाफ जंग की। इसी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश कुपोषण को खत्म करने निकला है। ये तस्वीरें हैं गुना की, वहीं गुना जहां 472 अति कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। अब समझ सकते हैं कि संकट कितना बड़ा है और लापरवाही किस हद तक है। आंगनवाड़ी केंद्रों के हालात सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। किसी आंगनवाड़ी केंद्र में ताला डला हुआ है तो बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों पर शुद्ध पानी के लिए आरओ तो लगा है, लेकिन पानी नहीं निकलता उसमें। कहीं वजन तौलने वाले कांटे खराब हैं, तो कहीं शौचालय की टंकी से बच्चों को पानी पिलाया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि बच्चों को पोषण आहार मिले, लेकिन ये थालियां देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि थालियां इतनी गंदी हैं तो आहार कैसा होगा। तो वहीं कुछ केंद्रों में बच्चे कीड़ों और गंदगी के बीच में बैठने पर मजबूर हैं। तस्वीरें खुद व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर हैं। वहीं अधिकारी भी मानते हैं कि कुछ कार्यकर्ता बिना पढ़ी लिखी हैं और उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसमें कमिश्नर मैडम और प्रमुख सचिव महोदय ने भी कहा है कि जब तक त्रुटियों के पश्चात कार्यकर्ताएं सीखेंगी, तो जब तक कार्यकर्ताएं त्रुटि करने के पश्चात सीख रही हैं, उनको हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और ये त्रुटियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्यकर्ताएं ज़्यादा से ज़्यादा सही फीडिंग करेंगी बच्चों की वजन और लंबाई की, इसमें सतत सुधार हो रहा है। इधर एनआरसी केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है। एनआरसी जहां आंगनवाड़ी केंद्रों से कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए भेजा जाता है, अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। कार्रवाई का भरोसा अच्छी बात है, लेकिन ये समाधान नहीं है। अगर व्यवस्थाएं ऐसी ही रहीं तो करोड़ों खर्च करने के बाद भी प्रदेश के माथे से कुपोषण का दाग नहीं हटेगा। विस्तार न्यूज के लिए मोहन बघेल की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।